मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपका मेज़बान पादरी मकबूल जॉर्ज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुदा के लोग। नाज़रीन, आज 14 अगस्त है और आज हम जश्न आज़ादी, अपना 74वां जश्न आज़ादी मना रहे हैं। यकीनन आज पूरी कौम खुशी में, हर जगह पर हम जहां पर भी देख रहे हैं बिल्डिंग्स को सजाया जा रहा है, झंडियां लगाई जा रही हैं, तरह तरह के मलबूसात जो हैं वो ज़ेबतन किए जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे अपने हाथों में झंडियों को लेकर रोडों पर, और हम बानी पाकिस्तान के मज़ार पर भी लोग वहाँ पर मौजूद हैं और हर तरफ एक खुशी का सा आलम है। मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं और यकीनन चेहरे खुशियों से पुर नज़र आ रहे हैं। लेकिन जब हम आज़ादी की फ़िज़ा की बात करते हैं, जब हम इस खुशी के दिन को याद करते हैं, तो हमें उनको भी याद करना ज़रूर है जिनकी वजह से, जिनकी कुर्बानियों से हम इस आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। अगर वो इस कुर्बानी को ना देते तो शायद हम आज़ाद ना होते। वो लोग जिन्होंने अपनी जानों के नजराने इस मुल्क की बका के लिए, इसकी सलामती के लिए दिए, हमें उन्हें ज़रूर याद रखना चाहिए, क्योंकि ये दिन उन्हीं की बदौलत आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। यकीनन हम बहुत सी अक़वाम इस मुल्क में आबाद है और हर एक को अपनी अपनी जगह पर उन्हें रहते हुए यकीनन हम इस आज़ादी के दिन को भी मनाते हैं, अपनी तमाम तर रसूमात को भी हम मनाते हैं। तो ज़रूर है कि आप जहाँ कहीं भी हैं अपने इस दिन को ज़रूर सेलिब्रेट करें। और आज के इस जश्न आज़ादी के मौका के ऊपर आज हम आपके सामने गवाही टेलीविज़न एक स्पेशल प्रोग्राम लेकर आया है और ज़रूर है कि हम आज किस तरह से आज़ादी को मनाते हैं, गुज़श्ता माजी में हम किस तरह से इसको मना रहे थे और मौजूदा हालात में हम इसे किस तरह से मना रहे हैं। हम ये और बहुत सी बातें जो जश्न आज़ादी के हवाले से हैं और आज़ादी की जो जदोजहद थी उसके हवाले से हैं, हम आज इस पर भी बात करेंगे। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ आपसे करवाता जाऊं और उसके बाद बाकायदा तौर पर हम इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। मेरी पहली मेहमान है मोहतरमा सफ़ीना जावेद, जिनका ताल्लुक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट से है, और इसके साथ मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं मोहतरमा मंगला शर्मा, वो मेंबर प्रोविशन असम्बली हैं और इसके साथ साथ बोर्ड मेंबर हैं पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की। तो आएँ इनसे मिलते हैं और आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सिस्टर सफ़ीना जावेद साहिबा, आप और मोहतरमा मंगला शर्मा साहबा, आपको आज इस जश्न आज़ादी के प्रोग्राम में मैं खुशामदीद कहता हूँ। जश्न आज़ादी का जो ये प्रोग्राम है वो उसका है, सभी लोगों का है। कुछ मजहबी त्यौहार होते ही हमारा कौमी त्यौहार है और जितनी कौमें पाकिस्तान में बसती हैं ये उन सब का त्यौहार है। ईद, दिवाली, क्रिसमस कुछ खास कम्युनिटी के लोग मनाते हैं, लेकिन कुछ त्यौहार ऐसे होते हैं जिसको कौमें मनाती हैं, जो कौमों की शनाख्त होती है, और 14 अगस्त का दिन हमारी कौम की शनाख्त का दिन है। जी बिल्कुल। प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं और मैं चाहूँगा कि इस वक्त पूरी कौम जो है वो इस दिन को मना रही है। जैसे कि अभी बात हुई कि ये हमारा कौमी दिन है, मैं ये जानना चाहूंगा कि इस दिन को माजी में हम कैसे मनाते थे और मौजूदा हालात के अंदर हम इसको किस तरह से मना रहे हैं। तो मैं आपसे स्टार्ट करूंगा और फिर हम मोहतरमा की तरफ भी आएंगे ताकि वो भी अपना हिस्सा जो है वो जरूर इसके अंदर जो है वो दें। जी, क्या कहना चाहिए? थैंक यू मकबूल भाई, बहुत शुक्रिया आपका और वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कि आपने इस अहम मौके के ऊपर हम सबको मदऊ किया। और जश्न आज़ादी बचपन से हम मनाते आ रहे हैं, एक आधी सदी हो गई है हमें इसको सेलिब्रेट, मुझे खुद को सेलिब्रेट करते हुए, और साथ साथ में हमारे जितने भी पाकिस्तान में बसने वाले शहरी हैं बहैसियत एक शहरी के हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, ना कि अपने आप को माइनॉरिटी कंसिडर करते हैं। अच्छा, बचपन में तो हम बड़े खुश होते थे कि वो सफ़ेद और हरे रंग की चूड़ियाँ पहनते हैं, स्कूलों में नगमे गाए जाते हैं, कौमी नगमे, पूरा एक पेट्रियाटिक पाकिस्तानी की हैसियत से, जिसमें हम अपने जितने भी हीरो हैं उनको भी याद रखते थे कि माइनॉरिटी के ये हीरो थे। और पाकिस्तान में कायदे आज़म ने इस तरह से जद्दोजहद की और उसके साथियों ने इस तरह से जद्दोजहद की और पाकिस्तान बना।
لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے تو ہمارے ٹرینڈ جو ہے وہ تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے. کووڈ کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو اس طرح سے ہم گیدر نہیں ہو سکیں گے, لیکن یہ کہ تھوڑا ڈسٹینس رکھ کے ہم اس کی سیلیبریشن کو تو اسی طرح منا سکتے ہیں. لیکن جیسے چھوٹے بچے ہیں ان کے پینٹنگ کے مقابلے اور یہ سارا جو اسکولوں میں اور ویسے چلتا تھا, تو آن لائن ابھی بچے اس کے اوپر بہت زیادہ ٹرینڈ آ گیا کہ آن لائن ان ساری چیزوں کو سیلیبریٹ کریں. اور جو بڑے ہیں وہ اسپیشلی اپنے چرچز میں جاتے ہیں, دعا کرتے ہیں, جو بھی ان کے مذہبی ہیں اس میں سارے اپنے حکومت پاکستان کے لیے, ان کے اہم ارکان کے لیے, عدلیہ کے لیے, سارے اداروں کے لیے کہ پاکستان کو خدا سلامت رکھے. اور اسی طرح سے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جب ملک چھن جاتا ہے تو اس کی کیا کشمیر کے جو حالات ہیں, تو اسی طرح کے خدا نخواستہ یہاں پہ حالات نہ ہوں, بلکہ پاکستان کا اور ہمارے پرچم کا سایہ ہمارے سروں پر اسی طرح لہراتا رہے. آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ جیسے ابھی انہوں نے ایک تمید کو باندھا اور ہم کس طرح سے اس کو منا رہے تھے. ہم بات کر رہے تھے کہ اس کا آغاز جو ہم پہلے تو صرف سرکاری سطح پر اس کو منایا جاتا تھا, لیکن اس کے بعد پھر باقاعدہ قومی سطح پر اس کا جو ہے وہ آغاز ہوا. تو کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں آپ؟ اگر میں اپنے بچپن کو یاد کروں تو مجھے یاد آتا ہے کہ واقعی سرکاری سطح پر ہوتا تھا, بس چھٹی ہوتی تھی, لیکن ہم اپنی فرینڈس مل کر بس ایک وہ ہوتا تھا, یہ نہیں ہوتا تھا کہ گرین اور وائٹ ہی پہننا ہے, بس یہ ہوتا تھا کہ جی سوٹ بنانا ہے. اور میری کوشش ہوتی تھی کہ میں کھدر کا سوٹ بناتی تھی کیونکہ وہ پاکستانی کپڑا تھا, تو میری کوشش میں ہم نے پاکستانی پہنا ہے. اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ پی ٹی وی ہوا کرتا تھا اور چینلز نہیں ہوتے تھے, تو اس پر جو پریڈ آتی تھی وہ دکھائی جاتی تھی, اس کا بڑا شوق ہوتا تھا. پھر یہ سنتے تھے کہ جی وہ توپوں کی سلامی دی جاتی ہے, تو وہ بڑا تجسس ہوا کرتا تھا کہ ہم اٹھ کر اور توپوں کی آواز سن سکیں. لیکن شاید کبھی ایسا ہو نہیں پایا کیونکہ چھٹی تھی تو جلدی اتنا دیر سے ہوتا تھا. لیکن ایک یہ خواہش جو ابھی تک ہے کہ شاید میں ابھی تک بھی نہیں سن پائی ہوں, تو وہ ایک توپوں کی جو سلامی ہوتی ہے وہ دینا. اس کے بعد رفتہ رفتہ جب ضیاء الحق کا دور آیا, اس کے بعد اس کو باقاعدہ طور پہ عوامی سطح پر منایا جانے لگا, اور ایک اچھی بات ہے کیونکہ اور بہت ساری چیزیں جو ہوں گی اس میں ایک یہ اچھی بات یہ تھی, اس سے یہ ہوا کہ یہ جو ایک سرکاری سطح پہ چیزیں تھیں وہ عام عوام تک آئی, اور عوام کو بھی یہ بہت زیادہ, کیونکہ جو اسکول میں پڑھتے ہیں, کالج میں پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے انہیں تو پتا تھا یہ سارا, جو بزرگ ہیں جنہوں نے قربانیاں دی انہیں کچھ پتا تھا. لیکن ایک بہت بڑی آبادی ہماری ناخواندہ ہے جن کو نہیں پتا, پڑھتے نہیں ہیں, ان کو نہیں پتا ہے کہ ہم کیا 14 اگست ہے, کیا آزادی. اب اگر انہیں کچھ مزید نہ پتا ہو تو ان کو یہ پتا ہے آج کا دن ہے, آج ہم نے جھنڈا بھی لہرانا ہے, ہم نے کپڑے پہنے, یہ پاکستان کا دن ہے. تو یہ ایک اپنے اونرشپ آئی ہے. پہلے شاید اتنی اونرشپ نہیں تھی, لیکن اس کے بعد سے یہ ہوا کہ ہر بندہ اون کرتا ہے. 14 اگست کا 1 اگست کی تاریخ سے ہی یہ شروع ہو جاتا ہے, اور ہر کسی کی خوشی ہوتی ہے, خواہش ہوتی ہے کہ وہ پاکستان کی فلیگ کے کپڑے پہنے. اور پھر جب وہ آپ کے پاس جب یہ پہنتے ہیں تو آپ کے ایموشنز الگ ہوتے ہیں, اور وہ جو ایموشنز ہوتے ہیں وہی آپ کو کریج دیتے ہیں, اور وہ کریج جو ہوتی ہے وہی آگے آپ کے کام آتی ہے. لیکن اگر ہم اس کو پازیٹیو میں لے کر جائیں اور ہم اس چیز کو باقاعدہ طور سے اس طرح سے منائیں کہ جو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اب ہمیں یہ وقت آ گیا ہے کہ قومی سطح پر سب کو پتا ہے 14 اگست یہ ہے, منانا ہے. اب اگر گورنمنٹ اس کو کسی تھیم کے طور پہ لے کر آئے کہ اس 14 اگست پر ہم نے ایجوکیشن کے خلاف لڑنا ہے. اس سال ہم سوشل میڈیا کے اوپر بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ جو جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں گلیوں میں, بازاروں میں, گھروں میں, اور جو بلڈنگز پر بھی یہ لگائی جاتی ہیں, تو اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جب یہ لگ جاتی ہیں اس کے دوسرے تیسرے دن جو ہے پھر وہ اس طرح سے ایک بے حرمتی سی ہوتی ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ بجائے ہم یہ کریں, ہم پودے لگائیں اس 14 اگست کے اوپر, ہم یہ تہیہ کریں اور بحیثیت قوم ہم پودوں کو لگائیں. تو یہ بھی ایک سوچ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. میں سمجھتی ہوں یہ بڑی پازیٹیو سوچ ہے, اور میں نے آج ہی اپنی سندھ اسمبلی میں ریزولوشن جمع کروائی ہے 2 چیزوں پر, کیونکہ مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ ہم کبھی کبھار خوشیاں مناتے ہوئے یا ہمیں اپنی خوشیوں کے درمیان میں احساس نہیں ہو پاتا کہ ہم کہیں نہ کہیں کوئی ایسی غلطی کر جا رہے ہیں. کیونکہ ایک اب یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ اب 14 اگست ہر جگہ کیک کاٹے جا رہے ہیں, ہم کیک پاکستانی فلیگ کے بنا لیتے ہیں, گرین اینڈ وائٹ,
और उसी पे हम छुरी चढ़ा रहे होते हैं। वो फ्लैग जो शहीदों के जिसमें उनको लपेटा जाता है, जिसको हम जमीन पे नहीं गिरने देते, फिर वही बात आपकी सही है कि 15 अगस्त के बाद वो हमारे पैरों में आ रही होती हैं। तो ये जरूरी है जहां जहां परचम कुशाई होनी है वो हो, झंडियां ना हो, और उसकी जगह अगर हम पौधा लगा दें तो अगर हमारा ये ग्रीन सरसब्ज पाकिस्तान अगर होता है तो उसकी तरक्की वो एनवायरनमेंट में सब में हमारा अपना भी हिस्सा होगा, क्योंकि हमारे दिल में मोहब्बत है, हम उन चीजों को लेकर आए परचम को, लेकिन परचम को अगर हम संभाल सकते हैं तो झंडियों की हद तक करें, वरना ये जो बेहुरमती है वो शायद हम फिर दूसरी तरफ चले जाते हैं। इसी के साथ एक और, जैसे अभी मंगला ने कहा कि हम एजुकेशन के लिए, तो ये जो हम पौधे लगाने का कर रहे हैं तो एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज को हम एड्रेस कर रहे होते हैं। मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमारी यूथ ने वहाँ पे कराची वेस्ट में बहुत सारे ये इस तरह से प्लांटेशन की है, लेकिन 14 अगस्त वाले दिन स्पेशली वो कौमी तराना गाएंगे और फिर जितने लोग हैं वो सब अपनी माओं के नाम एक पौधा उधर अपने अपने करीबी इलाके में लगाएंगे। तो उससे ये होगा कि हम अपनी एनवायरनमेंट को भी बेहतर करेंगे और एक जज्बा के माँ के नाम और माँ से रिलेटेड अपनी धरती आ जाती है, तो उसको एक जज्बाती एक इंस्पिरेशन भी मिलती है इन सारी चीज़ों में। जैसे हम अब बात कर रहे हैं, यकीनन हम जिंदा कौम हैं और जिंदा कौमें ही अपने दिनों को सेलिब्रेट करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ नजरियात मौजूद होती हैं, जदोजहद मौजूद होती है। तो क्या कहना चाहेंगे कि हम अगर माइनॉरिटी की बात करें तो मेजॉरिटी के साथ मिलकर यकीनन हम बहुत कुछ कर सकते हैं और किया भी है। अगर हम माजी में कुछ झांक कर देखें तो बहुत से हमारे हीरोज हैं, बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी जानों तक के नजराने पेश किए हैं और इसकी बका के लिए जंग लड़ी है। तो इस जदोजहद को आप किस तरह से देखते हैं? और 74 साल आज अगर हम देखें तो 74 साल हमें हो चुके हैं, क्या खोया क्या पाया, क्या कहना चाहिए? अगर हम ये देखें कि पाकिस्तान जो बना था वो यकीनन दो कौमी नजरिए पर बना था, लेकिन इसका हरगिज ये मकसद नहीं था कि जो दूसरी मुमलिकत बनने जा रही है उसमें कोई दूसरे मज़हब के लोग नहीं रहेंगे, जिसकी वाज़ेह मिसाल कायदे आज़म की 11 अगस्त की तकरीर है। अगर ऐसा होता तो कायदे आज़म वो तकरीर ना करते और उन्होंने वहाँ तमाम मज़ाहिब मसालिक के लोगों को एड्रेस करके जो बात की, इसका मकसद ये था कि मुल्क तो अलग बनने जा रहा है लेकिन इसमें तमाम मज़ाहिब के जो लोग वहाँ रह रहे हैं वो उसी तरह एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। उनकी आइडेंटिफिकेशन जो होगी वो एज अ पाकिस्तानी होगी, एज अ रिलीजियस नहीं होगी। क्योंकि मैं अगर हिंदू हूँ तो शायद अपने घर में हूँ, आज मेरा नाम मंगला है, क्रिश्चियन घर में पैदा होती मैरी बन जाती, मुस्लिम घर में पैदा होती मरियम बन जाती। तो उन्होंने पाकिस्तान का बड़ा क्लियर रोड मैप दे दिया था कि पाकिस्तान में जो भी यहाँ पर हैं उन तमाम मज़ाहिब अपनी जगह, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए। अगर हम बात 74 साल की ये करते हैं तो इसमें तहरीक आज़ादी में और उससे अलावा पाकिस्तान की जब अंग्रेज़ों से लड़ाई थी उसमें भी बहुत सारे हमारे माइनॉरिटीज़ के जो लोग थे उन्होंने अपनी जानों के नजराने दिए। हम अगर भगत सिंह को ले लें, हेमू कालानी को ले लें, वो सारे ऐसे थे जिन्होंने तहरीक आज़ादी में बड़ा किरदार अदा किया था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान का वजूद ही अक़लियतों के वोटों से आया है। इस बात को हम कितना भी करें हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। इसका मकसद कि पाकिस्तान में रहने वाली अक़लियतें इस मुल्क से, इस रियासत से पहले दिन से वफादार थी और आज भी 74 साल गुजरने के बाद भी आप देखें, अगर मैं सिर्फ अक़लियतों की बात करूं तो आपको इस वक्त भी कोई अक़लियत का बंदा, चाहे वो किसी भी मजहब से अक़लियत में से हो, आपको कोई बड़ी मेजर करप्शन में नजर नहीं आएगा। जहाँ पे वो हैं बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। आप देखें क्रिश्चियंस के जो स्कूल्स हैं और हॉस्पिटल्स में उनके बड़ी खिदमात है, इस तरह और कम्युनिटीज़ की भी खिदमात है, तो उन्होंने अपना काम किया है। और इसके साथ साथ जो हम लोग ये रहते हैं, क्योंकि सिंध की बात करें, सिंध तो सूफीज़्म की, सूफियों की धरती है, सूफियों की धरती है। यहाँ पर लोग तो वो है कि आप अगर चले जाएं तो उडेरो लाल को जो संभालते हैं मुस्लिम संभालते हैं और लाल शाहबाज कलंदर पे संभालने वाले हिंदू हैं। तो ये इंटरफेथ हार्मनी, ये एक दूसरे से प्यार मोहब्बत हमारे दरमियान था और है। अभी अगर कुछ परसेंट लोग अगर इन चीज़ों की सोच अगर आगे आई है तो इसका मकसद ये नहीं है कि हम मेजॉरिटी के जो लोग हैं वो इस चीज़ को कंडेम करते हैं। और जब तक हम मिलकर रहें तो पाकिस्तान का एक रोशन तस्वीर जो है वो सामने जाती है, क्योंकि यहाँ की तरक्की में
माइनॉरिटी का भी बहुत बड़ा किरदार है और आइंदा भी रहेगा। आज भी हमारे बच्चे बड़े सिंसियर होकर अपने उससे काम करते हैं और बहुत उनमें जज्बा होता है अपने मुल्क के लिए। आप बात करके देखें तो वो लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। इसकी खास मिसाल तो पाकिस्तान इंडिया का क्रिकेट मैच है। आप क्रिकेट मैच देख लें तो बच्चों के साथ जो उनकी इमोशंस होती हैं, फीलिंग्स, वो इतनी हाई होती हैं कि हम बड़े तो बड़े, बच्चे वो समझने को तैयार ही नहीं है। वो ये नहीं देखते चले मजहब के हमारे कौन से लोग हैं, वो कहते हैं हमारा मुल्क है, ये हमारे पाकिस्तानी है। यही वो जज्बा है जो हमें आगे लेके चल रहा है। अभी बात है और एक थी कि हम कायदे आज़म की बात कर रहे थे। कायदे आज़म के पाकिस्तान में और आज के पाकिस्तान में क्या आपको फर्क नजर आता है? कायदे आज़म के पाकिस्तान में बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये हमारा 1973 से पहले का पाकिस्तान देखे तो बहुत टॉलरेंट सोसाइटी हमें नज़र आती थी, जहाँ पे मज़हब की कोई बात नहीं होती थी। कायदे आज़म ने जो दो कौमी नज़रिए रखे थे वो इसलिए रखे थे कि उन्हें इंडिया में मुश्किल हो रही थी हिंदू और मुसलमानों को जुदा करने के लिए, इसीलिए किया था। लेकिन वो ये चाहते थे कि वो जो डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे वो खुद महसूस करते थे, यहाँ पे ना हो। तो इसीलिए उन्होंने 11 अगस्त की तकरीर जो है वो की और ये बताया पहले से कि आपके मज़हब से हमें कोई सरोकार नहीं है। आप बहैसियत शहरी अपने आप को यहाँ पे एक शहरी की हैसियत से अपनी जितने भी कारोबारी ज़िंदगी में अपना किरदार है वो अदा करते रहे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, कायदे आज़म क्योंकि हमारे साथ बहुत ज़्यादा नहीं रहे, एक ही साल पाकिस्तान बनने के बाद, तो जो उसके बाद जो सूरत हाल हुई स्पेशली ज़ियाउल हक और 1973 में जब हमारे आइन का हमारे उसका रियासत का मज़हब करार दिया गया इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, तो उसके बाद से जो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का जो कंसेप्ट है वो आया और फिर उसमें एक डिवाइड लाइन जो है वो हमें बहुत ज़्यादा नज़र आई। फिर उसमें हमें कॉन्स्टिट्यूशन भी कहीं पे कंफ्यूज नज़र आया। वो ये कि आर्टिकल 25 में हम ये कहते हैं कि पाकिस्तानी बराबर है, हर शहरी बराबर है, औरत मर्द जो भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी कह दिया जाता है कि जो अक़लियत के लोग हैं वो आला ओहदों के ऊपर नहीं आ सकते, ना वो वज़ीर आज़म बन सकते हैं, ना अदलिया के उसमें आ सकते हैं, और ना ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन सकते हैं। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये फिर उसके बाद हमें नज़र आनी शुरू हुई और उसी के बाद फिर जो पाकिस्तान है उसमें हमें हर लिहाज पे थोड़ा सा डिवाइड जो है वो नज़र आया। लेकिन वो मैं मंगला की बात को बिल्कुल इत्तेफाक करूँगी कि हमारी जो मेजॉरिटी है वो बिल्कुल पाकिस्तान को इंटॉलरेंट सोसाइटी की तरफ नहीं लेके जाना चाहती, वो रवादारी की तरफ को लेके जाना चाहती है। और जो 2 या 3% लोग हैं उनको हुकूमत चाहे तो कंट्रोल कर सकती है। अभी कल का जो वाक़या है 2 दिन पहले, ये जो मंदिर के ऊपर इन्होंने सब किया है, तो फटाफट सो मोटो एक्शन ले लिया सुप्रीम कोर्ट ने। इदारे अगर अपनी अपनी जगह के ऊपर प्रॉपर तरीके से काम करते रहे तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का जो तस्वुर है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो हमारे जैसे एक्टिविस्ट हैं वो आवाज़ बुलंद करते रहते हैं और इसीलिए कि माशरे में सुधार पैदा हो। यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद आकर यकीनन हम अपने प्रोग्राम को और आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, आज 14 अगस्त के ऊपर हम बात कर रहे हैं। यकीनन हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है और हम इसको एक कौमी जज्बे के तहत जो है वो हम इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद आकर हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। तो कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहिएगा। स्टे विद अस। नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम खुदा के लोग में। आज हम स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं जश्न आज़ादी के हवाले से और आज हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं सफीना जावेद और हमारे साथ मंगला शर्मा साहिबा। बहैसियत एक शहरी के, पाकिस्तानी शहरी के, आप इस दिन को कैसे सेलिब्रेट करती हैं? क्योंकि मैं घरदारी के अलावा ज़ाहिर है मेरी एक अपनी पोजीशन है, ज़ाहिर पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ है, फिर मैं असेंबली की मेंबर हूँ,
تو عام طور پر ہمارے اتنے پروگرامز ہوتے ہیں. ابھی بھی ہمارا پاکستان ہندو کونسل کی طرف سے ہم 9 بجے جائیں گے وہاں پر مزار قائد پر پھولوں کی چادر چڑھائیں گے. الگ جگہ پر یہ پرچم کشائی ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک آپ کو سارا دن اچھی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے, کیونکہ وہ فیلنگز آپ کو ہو رہی ہے کہ جی آپ کا ملک, اور مجھے خاص طور پر اس لیے آ رہی ہوتی ہے کہ یہ والا تہوار جو ہے وہ ہم سب منا رہے ہیں. مجھے یہ فیلنگ اسپیشلی زیادہ آتی ہے, کیونکہ اگر میں دیوالی منا رہی ہوتی ہوں تو باقی سب تو نہیں منا رہے ہوتے, بالکل کوئی عید منا رہا ہو تو باقی سب تو نہیں منا رہے ہوتے. تو یہ ایک بڑی اچھی سی فیلنگ آتی ہے کہ جی سبھی منا رہے ہیں, سبھی اسی طرح خوش ہیں. پھر آپ نکل کر جائیں باہر دیکھتے ہیں چہل پہل, بچوں کو میں جب خوش دیکھتی ہوں اس طرح سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ مجھے بہت ہی اچھا لگ رہا ہوتا ہے. اور پھر بس میرے دل سے یہ دعا ہی نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اس ارض پاک کو اور زیادہ خوش و خرم اور آباد رکھے. تو بچوں کا جو رویہ ہوتا ہے گھر کے اندر, وہ پہننے اوڑھنے کے حوالے سے, کھانے پینے کے حوالے سے, وہ آج کے اس دن کو آپ کس طرح سے مناتے ہیں؟ اس میں اگر میں صرف اپنے گھر کی بات کروں تو تھوڑا سا اس لیے ڈفرینٹ ہے کہ میرے ہیں 3 بیٹے. اب وہ آج کل بچے راتوں کو جاگتے ہیں, وہ 12 بجے تک وہ ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں, نکلتے, لیکن ایسا نہیں کرتے کہ سائلنسر نکال کے چلنا کرنا, وہ تھوڑا سا ہوتا ہے. لیکن وہ نکلتے ہیں, پھر وہ رات کو ان کی کوشش ہوتی ہے اور پھر وہ سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں, پھر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں بات. ہم کیونکہ ہم ٹیبل پر بیٹھ کر کوشش کرتے ہیں کہ اس چیز کو تھوڑا سا آگے بات کی جائے تاکہ بچوں کے ذہن میں بھی آئے کہ یہ ملک ایسے ہی نہیں بنا ہے. اور آپ نے, میرا پیغام بچوں کو سبق ہوتا ہے کہ جہاں رہیں, جس کے ساتھ کام کریں, جس جگہ رہیں, اس سے آپ مخلص رہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ کیا آپ سے کبھی کسی نے کوئی سوال کیا ہے کہ جب آزادی کی بات ہوتی ہے تو ہم نے یہ آزادی کیسے حاصل کی, تو آپ جب کوئی آپ سے پوچھتا ہے تو آپ کیا جواب دیتی ہیں انہیں بحیثیت ایک شہری کے, بحیثیت اس ملک کے, ایک قوم کی حیثیت سے کیا کہیں گے آپ؟ اچھا لگتا ہے کہ بحیثیت ایک آزاد شہری کے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں, اور ہم سے پہلے جتنے بھی بزرگ ہیں انہوں نے ظاہر ہے کریٹیونیس کر کے اپنے آپ کو بہت ساری پولیٹیکل اور سیاسی اور معاشی اور معاشرتی صورتحال سے جدوجہد کرتے ہوئے ہم یہاں پہ پہنچے ہیں. اور یہی جذبہ جو ہے وہ ہم اپنے بچوں میں بھی لے کے آنا چاہتے ہیں, آنے والی نسلوں میں. وہ اس لیے کہ جیسے کہ ہمارے گھر میں ماحول یہی ہوتا ہے کہ صبح اٹھتے ہیں, تیار ہوتے ہیں, چرچ میں جاتے ہیں, نماز کرتے ہیں, ملک پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں, پھر گھر میں تہوار ہوتا ہے, سب کچھ اچھے کھانے بنتے ہیں. اور اس سے پہلے 1-1.5 ہفتہ پہلے ہمارے یہاں پہ کچھ نہ کچھ کریٹیونیس کی ضرور بات ہوتی ہے. میرے ہسبینڈ کیونکہ گلوکار ہیں تو وہ اسپیشلی کوئی نہ کوئی پیٹریوٹک سانگ ضرور بناتے ہیں. میرے بچے تھوڑے سے ایکٹیونیس میں یہ کہ وہ کچھ پینٹنگ یا کچھ الگ کرنے کا بالکل سوچتے ہیں. تو یہی ساری چیزیں جو ہم چاہ رہے ہیں کہ مطلب ساری دوسرے بچوں میں بھی آئیں تاکہ وہ اپنے پاکستان کا نام کسی نہ کسی طریقے سے روشن کر سکیں. اور یہی ہوتا ہے کہ پھر اینڈ میں, آخر میں جب ڈنر ہوتا ہے تو سارے جمع ہوتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, اور پھر باتیں ہوتی ہیں, ہماری اپنی خاندانی باتیں بھی ہوتی ہیں اور ملک پاکستان کے حوالے سے بھی باتیں ہوتی ہیں. ایک چیز میں جو یہاں پر اکثر محسوس کرتا ہوں کہ ہم حقوق کی تو بات کرتے ہیں کہ میرا یہ حق ہے, مجھے یہ ملتا نہیں ہے اور مجھے اس کو لینا ہے, لیکن ہماری حیثیت ایک شہری کے فرائض شاید ہم اس کی طرف بہت کم جاتے ہیں. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بحیثیت ایک شہری کے ہم اپنے ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے, اس کی بقا کے لیے کیا فرائض ہیں ہمارے, اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم ایسا کر رہے ہیں جیسے ہمیں کرنا چاہیے, یا اس میں بھی ہم لیک ہیں؟ کیا کہنا چاہیں گے اس میں 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ اگر میں بینگ اے سوسائٹی ممبر دیکھوں, ایز اے پاکستانی دیکھوں, تو یقیناً ہم لوگوں نے ایک روٹین بنا لیا ہے کہ جو چیزیں وہ جب کچھ کرنا ہے گورنمنٹ نے کرنا ہے. ہم نے اپنے گھر سے کچرا صاف کر کے گلی کے باہر پھینک دینا ہے اور یہ امید رکھنی ہے کہ اس کو گورنمنٹ نے ہی صاف کرنا ہے. ہم اپنے گھر کو صاف کرتے اس طرح ہم اپنی گلی کو صاف نہیں کرتے. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. اس طرح ہم ساری چیزوں کے لیے گورنمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم ترقی یافتہ ملک نہیں ہیں, ہم ترقی پذیر ملک ہیں, اور بہت سارے حالات مختلف ٹائم پہ مختلف حالات کی وجہ سے ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اس طرح سے ان چیزوں کو اپنا لے جو ترقی یافتہ ممالک کے. اس کے لیے ہر بندے کو اپنے طور پر سوچنا بھی ہوگا
और अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। लेकिन बदकिस्मती से हमारी एक ट्रेंड सब बन गया है कि ये सोचता है जी वो हुकूमत में उनका काम है, हमारा कोई काम नहीं हो, और हम बड़ी आसानी से अपनी जिम्मेदारी दूसरों के कंधे पे डाल के और बरीर जमा हो जाते हैं। तो मेरा तो पैगाम यही होगा, मैसेज ये होगा कि हमें जहाँ पर है, जिसके साथ काम करते हैं, जिस कंपनी में काम करते हैं, जो कारोबार करते हैं, हम कहते हैं जी वो फलां शख्स है, वो तो करप्ट है, उसने करप्शन कर दी, उसने करप्शन कर दी, डॉक्टर ने कर दी, साइंसदान ने कर दी, बड़ों ने कर दी। लेकिन अगर मैं अगर एक सब्जी वाली हूँ या कोई, अगर मुझे भी मौका मिलता है तो मैं 10 रुपए आलू के ऊपर 5 रुपए आलू में करप्शन कर जाती हूँ। तो हम दूसरों को देख रहे होते हैं लेकिन अपने तरफ नहीं देख रहे। हर बंदा खुद से ठीक होना शुरू करे, क्योंकि अगर जो कुछ हम करते हैं उसका हमारे मुल्क को उसका इफेक्ट जाता है। तो अगर बंदा, हर इंसान अपने आप को ठीक करे और ये सोच ले कि अगर ये मुल्क तरक्की तभी कर सकेगा जब तमाम लोग इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। थोड़ा सा यहाँ पर मैं बीइंग अ माइनॉरिटी भी बात ये कर लूँगी कि आप ये देखें कि हमारे यहाँ जितने माइनॉरिटीज़ के लोग हैं जो काम जहाँ जिस ओहदों पर है बड़ी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं, बहुत तरीके से कर रहे हैं, और बाकी भी बहुत सारे लोग, हम मेरिट पर हैं, हमें इतनी सहूलियात हैं, हमारे बच्चे कोटा सिस्टम पर भी आते हैं, मेरिट पर भी आते हैं। आप देखें मेरिट के जब डॉक्टर्स की लिस्ट आती है तो बहुत सारे माइनॉरिटी के लोग हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिली हुई है, हर तरफ से मिली हुई है, लेकिन जब हम अपॉर्चुनिटीज लेते हैं तो फिर हम डिलीवरी भी दें। वो डिलीवरी के देने के वक्त हम थोड़ा सा कंजूस हो जाते हैं। इस सोच को हमें बदलना होगा। आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी सिलसिला वहीं से हम आगे करते हैं, तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर, पहली तो बात इनमें दोनों में फर्क क्या है, और अगर वो तरक्की याफ्ता हो चुके हैं तो ऑब्वियसली इन्हीं हर्डल्स को पार करके वो वहां तक पहुंचे। तो क्या वजह है कि हम इस तरह से उन कामों को नहीं कर पा रहे? क्या तरीकाकार अपनाने की जरूरत है कि इंडिविजुअली भी हम, जैसे कि उन्होंने कहा, अपने घर को साफ करें, अपने मोहल्ले को साफ करें, तो यकीनन ये अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ जाएगा। तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? देखें, तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर में तो सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि आपकी जो आवाम है वो अगर पढ़ी लिखी हो, ख्वांदा हो, तो वो अपने जो फ़राइज़ हैं उसको प्रॉपर तरीके से अंजाम दे दें, और हुकूमत की तरफ से जो शहरी हैं उनको सारी बुनियादी जो ज़रूरतें हैं वो हुकूमत उनको दे दे, तो वो तरक्की याफ्ता कौम की तरफ को आ जाएगी। हमारे यहाँ पे मसला यही है कि हमारे यहाँ पे लोग जो हैं वो तो इलिटरेट हैं और वो अपनी फ़राइज़ की तरफ को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। अब जैसे हम अभी गाड़ी में से जा रहे हैं, कचरा रोड के ऊपर ही फेंक देंगे। कानून का जो अमल दरामद है वो हमारे यहाँ पे उस तरह से नहीं होता कि वहाँ अगर तरक्की याफ्ता मुल्कों की तरफ को देखें हम लोग, तो कानून इतना ज़्यादा अहम होता है उनके लिए कि अगर आप जुर्म करें तो चाहे वहाँ के प्रेसिडेंट की बेटी हो या जो भी उनके गवर्नमेंट को हो, उनको सज़ा उसी वक्त और उसी तरीक़ेकार पे मिल जाती है। हमारे यहाँ पे गरीब का और अमीर का कानून भी अलग अलग हो जाता है। तो जहाँ पे डिवाइड हो जाता है शहरियों के बीच में भी कि क्लास सिस्टम का आ जाता है और दूसरी सारी चीज़ों का आ जाता है, और पावर्टी लेवल सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस मुल्क में गुर्बत होगी तो तरक्की पजीर भी नहीं हो सकेगा, वो उस तरफ ही रहेगा, गुर्बत की तरफ ही रहेगा। और पाकिस्तान में क्योंकि कर्जे 65 के बाद से ही लेने शुरू कर दिए हैं, तो अब तक वो उसी चक्कर में पाकिस्तान अपना वो नहीं कर्जा उतार सका, और इसी वजह से ये है कि वो जो हमारा डेबिट है और क्रेडिट का जो चक्कर है वो इतना ज़्यादा है कि बजट का एलोकेशन आधे से ज़्यादा हमारा वहाँ पे चला जाता है। तो डेवलपमेंट के जितने भी बजट हैं वो सब उसको उस तरह से यूटिलाइज नहीं होते, तो हम फिर उसी तरह से तरक्की पजीर मुल्क में ही गिने जाएंगे जब तक कि हम अपनी आवाम को बुनियादी हकूक़ के साथ साथ उनकी जो ज़रूरियात हैं उनको प्रॉपर तरीके से हम पूरा नहीं करेंगे, तब तक हमारे अवाम जो है वो इसी तरह से परेशान हाल रहेंगे। और जहाँ पे गुर्बत होती है वहाँ पे आपके जराइम की शरह भी ज़्यादा होती है। अब जब आप कहीं पे भी चले जाएं, कच्ची आबादियों में चले जाएं, कहीं पे भी देखें तो उनके जो यूथ है वो हमेशा जराइम की तरफ को ज़्यादा होंगे और नशे की आदत में वो मुब्तला होंगे। तो इन्हीं सारी चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है, और यूथ को ज़्यादातर, क्योंकि हमारी यूथ जो है वो 60% से ज़्यादा है,
تو جب تک ہم یوتھ کو ایڈریس نہیں کریں گے تو ہمارا جو مستقبل ہے وہ ہم کبھی ترقی یافتہ ممالک میں شامل نہیں ہو سکیں گے. کیا وجہ ہے کہ ہم یوں پیچھے 74 سال کی تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو ہم نے ویسے ترقی کی جیسے ہمیں کرنا چاہیے تھی؟ آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ میں سمجھتی ہوں کہ قائد اعظم نے جب پاکستان بنایا تھا تو ان کے مائنڈ میں ایک بڑا کلیئر ویژن تھا, بڑا کلیئر روڈ میپ تھا. بدقسمتی رہی کہ ان کا ساتھ پاکستان کو اتنا حاصل نہیں ہو سکا. 1 سال کے بعد جب گئے تو پھر وہاں سے جو ہماری لائنیں تھیں یا ہماری راہیں تھیں وہ اسکیٹرڈ ہو گئیں. پھر ہم 1949 میں دیکھتے ہیں جب قرارداد مقاصد آتی ہے تو وہاں سے کچھ چیزوں, اور یہ وہی قوتیں تھیں جنہوں نے پاکستان بنتے وقت وہ پاکستان کی مخالف تھیں, لیکن جب پاکستان بن گیا تو اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ قوتیں حاوی ہوتی چلی گئیں, اور جو ویژن تھا, جو پاکستان کا مقصد تھا, وہ کہیں پیچھے رہتا چلا گیا. اس میں پھر اس کے اعلی کار کوئی ایک نہیں, تمام ہی لوگ اس کے اعلی کار بنتے رہے. پھر ہم لوگوں نے اجتماعی مفاد کے بجائے اپنے ذاتی مفادات کو دیکھنا شروع کر دیا. جو حکومت میں آتے تھے ان کا اپنا مفاد دیکھتے تھے اور وہ لانگ ٹرم پہ نہیں دیکھتے تھے, اور اس کا رفتہ رفتہ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جو پینٹریٹ کر گیا ہے بالکل لو سوسائٹی تک. ابھی آپ دیکھ لیں ہمارے یہاں ذہنی پستگی یہاں تک ہے, ہم بہت اچھی بات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کوئی ایسا حادثہ ہو جائے تو لوگ اس کو فرسٹ ایڈ بعد میں دیتے ہیں, پہلے اس کی مووی بنا رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہمارے ایز اے بیہیو آ گیا ہے وہ ہمارے دیکھیں ہمارے ایجوکیشن میں اس میں پرابلمز آئیں, ایجوکیشن کو اتنا زیادہ میش اپ کیا گیا, پھر ہم وہ کریکولم پڑھ رہے ہیں, وہ ایجوکیشن پڑھ رہے ہیں جو آج سے 50-60 سال پہلے تھا. ہمیں جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ہم آہنگ کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں حکومتوں کا قصور ہے, عوام کو پتہ نہیں ہے. حکومتوں کا کام ہوتا ہے عوام کو چلانا. آپ بچوں کو, اب چھوٹے بچوں کو ہم نے ان کو سوکس پڑھانا چھوڑ دی. ہمارے یہاں فائر فائٹنگ گرلس گائیڈ ہوتی تھی, سوکس پڑھائی جاتی تھی, تو بچے کس طرح سے اپنی سوسائٹی میں کردار ادا کریں, وہ ساری چیزیں ہم نے چھوڑ دی ہیں. تو عوام کا قصور تو اس حد تک ہے کہ وہ جو دیکھتی ہے اس کو فالو کرتی ہے, جو سوشل میڈیا ہے آپ نے جو دیکھا فالو کیا, لیکن جو ڈرائیونگ سیٹ حکومتوں کے پاس ہوتی ہیں ان کو اپنی سمجھ صحیح کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ جب وہ خود صحیح چلیں گے تبھی عوام ان کے پیچھے صحیح چلیں گے. ہمارے یہاں پہ پاکستان میں قائد اعظم کی طرح کوئی ویژنری لیڈر بعد میں پیدا ہی نہیں ہوا, جو کہ یہ دیکھیں کہ آج سے 100 سال یا 50 سال پہلے آگے کی جو صورتحال ہے وہ کس طرح کی ہوگی. اور ہم آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو دنیا ہے ابھی وہ گلوبل ولیج کیا ہے, کاٹیج ہو گئی ہوئی ہے. ہر گھر میں سارا انٹرنیٹ اور وہ ساری چیزیں موجود ہو گئی ہوئی ہیں. لیکن یہ کہ ہمارے جو لیڈر ہیں, لیڈر ایک تو پیدا نہیں ہوئے, وہ بات یہ آ جاتی ہے کہ وہ ذاتی مفاد کی طرف کو زیادہ توجہ دینے شروع ہو گئے میں, اور جو لیڈر ہوتے ہیں وہی قوم کو لے کے آگے چلتے ہیں. اگلے 5 سالہ منصوبے تو ہمارے پورے کبھی بھی نہیں ہوئے, نہ ہماری جمہوری نظام جو ہے وہ 5 سال پورے کر 1 یا 2 حکومتوں نے کیا ہوگا. تو جو ان کے منصوبے ہوتے ہیں وہ وہیں پہ ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں اور آگے سے نئے منصوبے آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ ہمارے یہاں پہ لیڈرشپ کی کمی ہے, اور لیڈر پیدا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے, ویژنری لیڈر. اگر ہم مائنورٹی کی بات کریں اور ترقی کی بات کریں تو ترقی میں جو مائنورٹی کا کردار ہے اس کو آپ کیسے دیکھتی؟ میں سمجھتی ہوں کہ یہاں رہنے والی مائنورٹی جو ہے وہ بھی اس سے سوسائٹی کا حصہ ہے, اور جو اوور آل سوسائٹی کا امپیکٹ ہوتا ہے وہ ان پر بھی ہوتا ہے. اس کے باوجود بھی ابھی آپ اگر دیکھیں ہر سال تھرپار کر بڑا پسماندہ علاقہ کہا جاتا ہے, وہاں تعلیم کی کمی ہے, لیکن جب وہاں سے انٹری ٹیسٹ ہوتے ہیں, ڈاکٹرز کی جب لسٹ نکلتی ہے اوور آل, تو سب سے زیادہ تعداد تھرپار کر کے بچوں کی ہوتی ہے. اچھا, تھرپار کر کے بچوں میں بھی مائنورٹیز کے بچوں کی ہوتی ہے. تو میں نہیں سمجھتی موقع کی کمی نہیں ہے, اپرچونیٹی ہے, لیکن ہماری نوجوان نسل تھوڑا سا ادھر ادھر ہو گئی ہے. مائنورٹی کے بچے جو کرتے ہیں, ایک تو ان کو یہ اپرچونیٹی ہے, ان کا کوٹا سسٹم ہے, اس پر بھی امپلیمنٹ کسی نہ کسی حد تک مل رہا ہے, وہ ان کو ہوتا ہے. پھر اوپن میرٹ پر جب وہ آتے ہیں, اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے, پڑھتے ہیں, تو میں سمجھ رہی ہوں کہ جو مائنورٹیز کے بچے ہیں وہ دے رہے اپنی خدمات دے رہے ہیں. آپ کراچی کے اسپیشلی سندھ میں خاص طور پر کراچی میں آپ جائیں, ہر ہاسپٹل میں جائیں, آپ کو ایک بہت بڑی تعداد ہندو بچوں اور بچیوں کی ملے گی جو ڈاکٹرز ہیں. ہر فیلڈ میں آپ کے پاس ججز بھی ہیں, وکیل بھی ہیں, ڈاکٹرز بھی ہیں, انجینئرز بھی ہیں. اور سندھ کی بات کریں تو تقریباً 40% اکانومی جو ہے وہ مائنورٹیز کے ہاتھ میں.
क्योंकि चाहे वो लेबर क्लास में हो या वो इलीट क्लास में हो, क्योंकि एक्सपोर्टर्स हैं तो उसका एक बहुत बड़ा रोल है माइनॉरिटी का, और माइनॉरिटी हमेशा बड़ी पुरअमन है काम में। यहाँ देखेंगे पाकिस्तान की माइनॉरिटी कहीं और मुल्कों की तरह कभी भी इस तरह रोडों पर नहीं आती अनटिल अनलेस के उनके साथ कोई ज्यादा जाती हो। वरना आप 74 साल की तारीख में देखें, आपने कभी देखा कि कभी कोई क्रिश्चियन निकले हों या कभी कोई हिंदू निकले हों रोडों पर, वो बड़ा पुरअमन अपने तौर पे रहते हैं। लेकिन अब कुछ वाकयात ऐसे होने लगे हैं जिसकी वजह से उनको रोडों पे आना पड़ता है, लेकिन उसमें देखा ये जाता है कि आपकी स्टेट का रिस्पॉन्स कैसा है। अब खुदा का लाख लाख शुक्र है, अब कुछ अरसे से स्टेट का रिस्पांस जो है वो बहुत पॉजिटिव होता है और क्विक रिस्पांस है, और जब इस तरह के रिस्पांस आएंगे तभी उनको माइनॉरिटी को भी अपनी सिक्योरिटी फील करेगी, और उसके साथ साथ जो है वो जो ऐसे अनासर हैं जो इस किस्म के काम करते हैं वो भी थोड़ा सा पीछे इसलिए होंगे कि स्टेट रिस्पांस करेगी। जब स्टेट रिस्पांस नहीं करती तो बाकी लोगों को जो है वो हौसले बुलंद हो जाते हैं। ओवरऑल माइनॉरिटी का किरदार बहुत पॉजिटिव है, आप कहीं उनको नेगेटिव एक्टिविटीज में आपको नजर नहीं आएंगे। पाकिस्तान में क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक उन्होंने बड़ा पॉजिटिव, बड़ा पीसफुली अपना किरदार अदा किया है। लेकिन मैं आज भी कहती हूँ अपने बच्चों को, अपनी माइनॉरिटी के बच्चों को भी, कि और ज्यादा आप आगे आए, क्योंकि आपके आबा व अजदाद ने ये जो मुल्क है वो बाय चॉइस लिया है। क्योंकि 1947 में हमारे बड़ों के पास तो चॉइस थी, हम चले जाते यहाँ से, नहीं गए। हमने इस धरती को चॉइस किया है, तो आप इसकी कदर करें और धरती माँ की वही रिस्पेक्ट दें जो अपनी माँ को दे। माँ को दे दे। यहाँ छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आकर जब जो राइट्स हैं हम उनके बारे में भी जरूर बात करेंगे। नाज़रीन, छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आकर हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा, स्टे विद अस। नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूं प्रोग्राम खुदा के लोग में। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे, हमने फराइज की बात की, अब हम बात करेंगे अपने हकूक के हवाले से। जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, चूंकि आप ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी आप हैं, ठीक है, और ज़रूर है कि हमने पहले बात की थी कि हमारे जो फराइज हैं वो क्या हैं, और हम जो कुछ भी यहाँ है, जिस तरह से भी हैं, किसी भी हवाले से हमारी कहीं ना कहीं कोई ना कोई ज़रूर हमारी जिम्मेदारी है, जिसे हर कोई अपनी अपनी जगह पर रहकर ज़रूर पूरा कर रहा है। लेकिन ज़रूर है कि जहाँ पर फ़राइज़ हैं वहाँ पर हकूक़ भी हैं। तो हकूक़ के बारे में आपसे जानना चाहूँगा। हम 14 अगस्त को सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या हकूक़ है हमारे? देखिए, जो हमारे हकूक़ हैं वो हमारे आइन में बहुत वाज़िया तौर के ऊपर लिख दिए गए हैं। बच्चों को तालीम का हक़ है, ख़वातीन को अपनी मर्ज़ी से शादी करने का हक़ है, और वोट का हक़ है, जमहूरी इदारे बनाने का हक़ है। ये सारे हकूक़ हमारे पास मौजूद हैं, और इसको हम प्रैक्टिस भी करते रहते हैं और बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन जहाँ पे थोड़ा सा आगे की तरफ को जाते हैं तो सूरत हाल कभी कभी हमारे हकूक़ जो हैं वो हमें उस तरह से हासिल नहीं होते, ठीक है, क्योंकि हमारे जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हमारा जो निज़ाम है वो थोड़ा सा स्लो है, तरक्की पजीर की तरफ को जाता है। तो बहुत सारे इदारे हमारे उस तरह से काम करते हुए नज़र नहीं आते, तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो थोड़ा सा मायूस हो जाती है। लेकिन मायूसी के साथ साथ वो बहुत सारी लाइबिलिटीज़ अपने साथ लेते हुए बहुत खुशी वो पाकिस्तान डे को भी सेलिब्रेट करते हैं, और यहाँ पे रहते हुए अपनी जद्दोजहद और अपनी सारी चीज़ों को उसी तरह से उसमें स्ट्रगल करती रहती है कि पाकिस्तान की तरक्की में अपना जो किरदार है वो बेहतर तरीके से निभा सकें। जहाँ पे हमें बहैसियत शहरी हमारे बुनियादी हकूक़ हैं, और उन बुनियादी सहूलतें हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो हमें दें। लेकिन आपको पता है बिजली, पानी और ये सारी चीज़ें बहुत कम लोगों को मिलती है यहाँ पे, और जो भी चीज़ें होती है वो हमें या तो उनके प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं या सारी चीज़ें उनका देखना पड़ता है। अगर हम ख़वातीन के हवाले से बात करें तो ख़वातीन अपने बराबर के हकूक़ रखती हैं, लेकिन वो फिर छिन भी जाते हैं उनसे। आप क्या कहना चाहेंगी इसके बारे में, हकूक़ के बारे में जब हम देखते हैं तो अगर मैं क्या? हक की बात करूं तो मेरा पहला हक ये है कि मैं इस मुल्क की शहरी हूँ, यहाँ पे रहना, यहाँ की सारी चीज़ों को, प्रिविलेज को, हर चीज़ को हासिल करना, एंजॉय करना मेरा हक है, और ये हक मुझसे दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती। दूसरी बात ये है कि हमारे जिस तरह सफीना ने कहा, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हैं,
मसला थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंटेशंस का है, जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है, उस तरह प्रैक्टिस नहीं हो रही है। लेकिन हमें अपने जहाँ तक जो हुकूक दिए गए हैं, लिखे गए हैं, और जो माइनॉरिटीज़ के हुकूक, जो ओवरऑल माइनॉरिटी वर्ड, अगर मैं माइनॉरिटी के हवाले से बात करूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। पूरी दुनिया में जहाँ जो यहाँ मेजॉरिटी में, वो कहीं और माइनॉरिटी में, जो वहाँ माइनॉरिटी, ये एक इंटरनेशनली वर्ड है और उससे कोई मसला नहीं। लेकिन बीइंग अ शहरी, मेरे अपने हुकूक बीइंग अ माइनॉरिटी तो अलग हो सकते हैं, लेकिन बीइंग अ शहरी, बीइंग अ पाकिस्तानी, मेरा हक है हर जगह तालीम हासिल करना। वही हक मैंने अपने आप को इस्तेमाल करते हुए आज मैं पाकिस्तान के सिंध असेंबली में वुमेन मुस्लिम सीट पर इलेक्ट होकर आई हूँ। और मेरा ये जो हक था वो मुझे रियासत ने दिया, हुकूमत ने दिया, मेरी सियासी पार्टी ने दिया। तो ऐसा नहीं है कि हमारे लिए रास्ते बंद हैं, रास्ते हमारे लिए खुले हैं। सिर्फ अपने आप में कमिट रहना और अपने काम को इबादत समझ के करना, मुस्तकिल मिजाजी से करना, तो हमें अपने हक ज़रूर मिलेंगे। लेकिन हक और फ़र्ज़ के दरमियान एक बहुत छोटी सी लकीर है। हम जब अपने हक की बात करते हैं तो हमें अपने फ़र्ज़ को नहीं भूलना चाहिए। अगर हम दोनों को साथ लेकर चलेंगे तभी हमारा मुल्क तरक्की कर सकेगा। वैसे एक शहरी 74 साल पूरे हो गए, 75वें साल में हम दाखिल हो चुके हैं। क्या प्लान्स हैं कि हम किस तरह से आने वाले इस साल में क्या करें कि हम बेहतर से बेहतर, वो जो पिछले साल हम नहीं कर पाए अपने मुल्क की बका के लिए, इसकी तरक्की के लिए, तामीर के लिए, वो नहीं कर पाए, हम अब करें। आपके ज़हन में कोई प्लान हो कि हाँ हम ऐसा करें तो हम दुनिया के नक्शे पर और ज़्यादा बेहतर तौर पर मैं अपने आप को समझती मना हूँ सकते कि हैं? इस वक्त जिस तरह से पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है, बीइंग अ पाकिस्तानी, हमें अगर एक काम को हम करना शुरू कर दें, हम अपने अंदर बर्दाश्त शुरू करें, टॉलरेंस शुरू करें, और अपने इर्द गिर्द के हमारा जो पुराना कस्टम था, हमारा नेबरहुड था, हमारे मोहल्ला सिस्टम था, जिसमें हम लोगों का एक दूसरे का ख्याल रखते थे, वो बदकिस्मती से हमने छोड़ दिया है। उनको हम दोबारा अडॉप्ट करें, टॉलरेंस रखें, अपने आप में वो एतमाद रखें। तो मेरा ख्याल है अगर हम अगले सालों में लोगों को बर्दाश्त करना करेंगे तो हमारे पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा मुश्किलात उसी से ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि जो ये वाक़यात छोटे छोटे होते हैं उसका इम्पैक्ट इंटरनेशनली पड़ता है। फिर वो FATF हो या बहुत सारी चीज़ें जिसमें पाकिस्तान को सामना करना पड़ता है। तो अगर मैं कुछ और नहीं कर सकती, मुझे कुछ नहीं मिल सकता, मैं अपना रवैया तो ठीक कर सकती हूँ। मैं अपने साथ बैठे हुए बंदे को इतना समझ सकती हूँ कि वो भी मेरी तरह पाकिस्तानी इंसान है, बेशक वो उसका कोई सा भी मजहब हो। अगर हम इन चीज़ों को साथ रखें, सोचें और अपने दिलों को वसी करें, अपने जहनों को वसी करें, और मैं समझती हूँ कि हमें अगले साल के लिए यही लोगों रखना चाहिए कि हम आपस में टॉलरेंस रखेंगे, एक दूसरे को बीइंग अ पाकिस्तानी समझेंगे, और हम जितने डिवाइड हो रहे हैं उसको ख़त्म करके अगर हम एक फ्रेमवर्क में आएंगे एज अ पाकिस्तान, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान बहुत ज़्यादा करेगा। आप क्या कहना चाहेंगे इस भाईचारे की फ़िज़ा को हम कैसे कायम रख सकते हैं? भाईचारे की फ़िज़ा को जैसे पाकिस्तान, जैसे ही हमारा ज़ियाउल हक के ज़माने से पहले का पाकिस्तान था, हम चाह रहे हैं कि वही हो। अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि जी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नाम सेकुलर पाकिस्तान अगर हो जाता है तो सारी जो मसले हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि सारे जो शहरी हैं वो बराबर की हैसियत रखेंगे। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आने वाले दिनों में जो हमारी क्योंकि मैं एक्टिविस्ट हूँ, ह्यूमन राइट्स के हवाले से काम करती हूँ, तो मेरी पूरी एक कोशिश होगी कि मैं जो इंसानी हकूक़ की सूरत हाल है उसको मज़ीद बेहतर करने के लिए हम इसी तरह से जद्दोजहद का आगाज़ जारी और सारी रख सकें, और स्पेशली औरतों के हवाले से और स्पेशली ख़वातीन के हवाले से, माइनॉरिटी के हवाले से। 14 अगस्त हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा कि पूरा पाकिस्तान जो है इस वक्त खुशियों और रोशनियों में जो है वो नहा रहा है। आपके जज्बात इसके हवाले से क्या है? मैं समझती हूँ कि 14 अगस्त के दिन हमें खुशियाँ मनाते हुए इस बात को जहन में रखना चाहिए कि ये मुल्क हमें बड़ी मेहनत, बड़ी कुर्बानियों से हासिल हुआ है, और इस तरह से ओवरनाइट हमें नहीं मिला। एक बड़ी लंबी जद्दोजहद थी, 20 लाख लोगों की जानों का कुर्बाना दिया गया, और इस तरह से लोगों की जानों की तो कुर्बानी दी गई है, लेकिन लोगों के इमोशंस की बहुत कुर्बानी दी गई है, लोगों के एहसासात की बहुत कुर्बानी दी गई है। आज भी दोनों सरहद के दोनों तरफ रहने वाले लोग शायद अपनी ज़मीन की मोहब्बत में तो वहाँ रह रहे हों, लेकिन उनके रिश्तेदार, उनके
DNA एक दूसरी जगह पर मौजूद है। तो इस वजह से हमें उन लोगों को याद रखना चाहिए, उनके एहसासात को याद रखना चाहिए कि उन्होंने किस तरह से अपने खानदानों को कुर्बान किया इस मिट्टी के लिए। अब हमें इसको आगे लेकर जाना है, और जब तक हम अपने माजी को अपने सामने नहीं रखेंगे, अपने हिस्ट्री को, तारीख को अपने सामने नहीं रखेंगे, तब तक हम उस तरह से आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो खुशी है, बिल्कुल खुशी मनाएं, इस चीज़ को ये रखें कि हमारे बुजुर्गों ने हमें ये जो दी है उसको हम कुछ ऐसा काम कर जाएं कि आज हम अपने हीरोज़ को याद करते, कल को आने वाले पाकिस्तान में हम लोगों को एज अ हीरो याद किया जाए। आप क्या कहना चाहेंगी कि जो कुछ बुजुर्गों ने हमारे लिए किया, और अगर इसको हकीकतन देखा जाए तो यकीनन बहुत सी आबरूएं जो हैं वो सरे बाजार जो है वो नीलाम हुई। आज उन्हें याद करने का वक्त है, और ये एहसान है उनका कि हम आज़ाद फिज़ा में सांस ले रहे हैं, और हमें उनको याद करते हुए ऐसी चीज़ों को नहीं रखना सामने, बल्कि आने वाले हमारी जो नस्ल है उन्हें हमें एक अच्छा मुस्तकबिल और एक अच्छा पाकिस्तान जो देना है। तो क्या करने की ज़रूरत है इस 74वीं सालगिरह पर? आप क्या कहना चाहेंगी आवाम से, आप क्या पैगाम देना चाहेंगी इस मेरे ख्याल में आवाम को तो यही कि उनके हकूक़ उनको पता होने चाहिए, और जो ख़वातीन की जो मौजूदा सूरत हाल है उसको और बेहतरी की तरफ को लेके जाने की ज़रूरत है। और ये उसी वक्त होगा कि जब हमारे लिए अवेयरनेस के जो जितने ज़्यादा काम हैं वो हम करें, और ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन का जो काम है उसको हम ज़्यादा बढ़ाएं, और यूथ के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दें। और जो यूथ अभी पढ़ने के लायक नहीं रही उनको कम से कम स्किल डेवलपमेंट की तरफ को लेके आएँ, ताकि वो आगे चल के अपने पाँव के ऊपर खड़ी हो सके, ना कि दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो सके, और हुकूमत की पॉलिसी फेवरेबल हो जाए आवाम के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। आप कोई पैगाम देना चाहें आज के इस जश्न आज़ादी के हवाले से लोगों को? पूरी कौम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद के साथ साथ एक पैगाम यही है कि जश्न आज़ादी बिल्कुल मनाएं, जोश जज्बे से मनाएं, लेकिन अपने पुराने हीरोज़ को, उन लोगों को याद रखें, और इसके साथ साथ इस तरह से हम अपनी जो हमारा परचम है, हमारी चीज़ें इस तरह हम मनाएं कि हम लोगों के लिए खुशियों का बाइस बने, तकलीफ़ का बाइस ना बने, क्योंकि हमें अपने हर कदम से पाकिस्तानी होने का न सिर्फ सबूत देना है बल्कि दिखाना भी है। जो हमारे परचम हैं, जो झंडियाँ हैं, उनको जिस तरह हम इज़्ज़त से 14 अगस्त को मना रहे हैं, 15 अगस्त को हमें उसी तरह उसी इज़्ज़त से उनके जगह पे रखना चाहिए, और उसके साथ साथ हमें अपने अमल से इस तरह एक बावकार कौम बन के दिखाना होगा, ना सिर्फ ये कि हम उसको लोग कहें। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन आज के इस 14 अगस्त के हवाले से बहुत सी बातें हमने की हैं, और यकीनन जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी हमारे साथ मिलकर इस जश्न आज़ादी को मनाए, सेलिब्रेट करेंगे। और आने वाले जो 75वें साल में हम दाखिल हो रहे हैं, यकीनन नए प्लान्स होंगे, नए मंसूबे होंगे कि हम किस तरह से अपने मुल्क की बेहतर तौर पर तरक्की और तामीर और तरक्की में अपना हिस्सा जो दे सकते हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम को आपने सुना और देखा। यकीनन ये फ़र्द वाहिद की बात नहीं, बल्कि ये हर एक को अपनी अपनी जगह पर रहकर अपनी ड्यूटी को पूरा करना है, और अपने उस फ़र्ज़ को पूरा करते हुए अपने वतन की, इस मिट्टी की जो हमारी वफादारी है, हमने इसके साथ उसका भरपूर सबूत देना है, और अमली तौर पर यह सब कुछ करके दिखाना है, ताकि जो दूसरी अक़वाम है, दूसरे मुल्क हैं, वो इस बात को देखें कि हम किस तरह से अपनी मिट्टी के साथ वफादार हैं, और उन जिंदगियों को, उन लोगों को जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए, उनको रायगा जाने नहीं देना, उन्हें फरामोश नहीं करना, बल्कि उन्हें हमें याद रखना है। और इस धरती पर, इस मुल्क पर कोई भी अगर इस पर बुरी नज़र डालता है तो हमें उसका भरपूर मुकाबला करना है, और फिर किसी भी चीज़ का दरेक नहीं करते हुए अपने मुल्क की बका के लिए, इसकी सलामती के लिए अपने आप को पेश करना है। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको जश्न आज़ादी मुबारक हो। खुशियाँ मनाएं, और सिर्फ अपने तक इस खुशियों को ना रखें, बल्कि औरों के साथ भी इस खुशी को बांटें। आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपसे फिर मुलाकात होगी नए प्रोग्राम में, नए मेहमान के साथ और नए मौजू में। तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा आप सबको बरकत दे। चलते चलते हमेशा आपसे एक बात कहा करता हूँ, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें, उन्हें वक्त दें,
ان کے ساتھ وقت اسپینڈ کریں. انہیں کسی اور چیز کی نہیں بلکہ آپ کے ٹائم کی ضرورت ہے. اور آخر میں ایک بات اور آپ سے کہا کرتا ہوں, اپنی ماں کا خاص خیال رکھیں. خداوند آپ سب کو برکت دے. آمین.